अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 6 हम करेंगे, जो कि है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश किस तरह से फ़्लो करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस में, उसको हम देखेंगे। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है। कैश फ्लोज किसे कहते हैं? ये दो किस्म का होता है, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। इनफ्लो का मतलब होता है कि कैश आपके बिज़नेस में किस तरह से आ रहा है और किन सूरतों में आ रहा है, और आउटफ्लो का क्या मतलब होता है कि कैश हमारे बिज़नेस से किस तरह से जा रहा है। ठीक है, कैश इनफ्लोज में रेवेन्यूज़ आएंगे, बोरोइंग्स आएंगी और इक्विटी आएगी। रेवेन्यू जो हमारा असासा होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे। बोरिंग जो हमने किसी से उधार लिया हुआ है, और इक्विटी भी जो हमारा जितना भी हमारे पास अमाउंट होगी उसे हम लोग कहेंगे इक्विटी। ठीक है, जो कि कैश इनफ्लोज में आएगी। कैश आउटफ्लोज में हमारे एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी हम लोगों ने अखराजात करने हैं। इससे हमारा जो अखराजात करने से जो पैसा है वो बिज़नेस से बाहर जाएगा, तो ये आउटफ्लो होगा। रीपेमेंट्स, कुछ ऐसे अखराजात जो कि हमने पे करने हैं लोगों को, और डिविडेंड्स, ठीक है, जो कि हमने पे करने होंगे। ये कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद में हम बनाएंगे कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद में अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये क्या चीज़ है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होंगी जो कि रन करती हैं बिजनेस में, जो कि डेली बेसिस पे होंगी। उसमें हमारे प्रॉफिट आएंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस आएंगे, क्या चेंजेस इन रिसीवेबल्स, कि अगर रिसीवेबल में कोई चेंजिंग होगी वो चेंजेस इन इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री में हमारे पास कोई चेंज आएगी, प्री पेमेंट्स में कोई चेंज आएगी, या चेंज इन करंट लायबिलिटीज। ये 5-6 चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होंगी। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो क्या चीज़ है कि फ़िक्स्ड एसेट्स में अगर कोई चेंज आ जाए, जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चेंजेस हो जाएंगी, कि जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इंटेंजिबल एसेट्स चेंज, जैसा कि कॉपीराइट वगैरह है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये 3 किस्म की होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारे लोन आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, शेयर कैपिटल आ जाएगा और डिविडेंड आ जाएंगे। ये जो तीन तीन चीज़ें मैंने बताई हैं आपकी, इनमें जो जो डिफ्रेंशिएट किया गया है, आपने इनको नोट ज़रूर करना है, ताकि आपको MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स आएगा। प्रॉफिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि नॉन कैश एक्सपेंसेस आएंगे हमारे, चेंजेस इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कि आपने किस वैल्यू के लिहाज से इसकी मेथड को यूज़ करते हुए वैल्यूएशन की है। कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। रिसीवेबल रेवेन्यू, ठीक है, उसमें रेवेन्यू हमारा चेंज होगा। पेएबल में कॉस्ट और एक्सपेंसेस, इनका फ़र्क पड़ेगा। अब कैश एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ नॉट कैश, जो मुनाफा है हमारा वो कैश नहीं होता। प्रॉफिट बट नॉट कैश, प्रॉफिट है पर हमारे पास कैश नहीं है। कैश बट नो प्रॉफिट, ये कुछ स्टेटमेंट्स आपने देखनी है। कैश हमारे पास है पर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कैश फ्लो इज़ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट। कैश फ्लो क्या है कि ये एक्चुअल मूवमेंट को देखता है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट को कई मरतबा हम काउंट क्यों नहीं करते, इसकी वजह ये होती है कि कई मरतबा आप लोग ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं जो कि आपने किसी बंदे को कोई चीज़ सेल की है, और आपको पता है कि उसने पेमेंट जो आपकी 1 साल बाद या कुछ माह बाद करनी है। ठीक है, तो वो आप अपने मुनाफा में ऐड कर लेते हैं, पर कैश फ्लो में हम लोग ये चीज़ ऐड नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअल जो है वो पेमेंट देखनी है, कैश की इन और आउट कितना हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जबकि प्रॉफिट हमारा होता है कि जो आपका डिफरेंस हमने देख के उसको प्रॉफिट को निकालना है, कि हमारे पास रेवेन्यू क्या आया, उसमें से एक्सपेंसेस हमारे कितने निकले, और उसमें से जो अमाउंट बच गई, अगर वो सरप्लस में है तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और डेफिसिट में है तो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश, कि इसकी एप्लीकेशंस उनकी क्या क्या है और सोर्सेज क्या है। सोर्सेज क्या कैश की क्या होती है कि रेवेन्यू हमारे पास जो है वो कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल्स। ठीक है, ये वही चीज़ें रिपीट की गई हैं कि आपकी जो रिसीवेबल्स हैं, जो कि जिन लोगों ने आपसे उधार लिया हुआ है, वो जब आपको पैसे वापस करेंगे तो वो कलेक्शन। सेल्स ऑफ एसेट, अगर आपके पास कोई एसेट है उसको सेल करेंगे। बोरोइंग, अगर आप उधार लेंगे लोन या बॉन्ड्स की सूरत में। इक्विटी या कॉमन शेयर्स या प्रेफर्ड शेयर, जो भी आप लोग करेंगे वो इसमें आएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कैश कैसे हम देखेंगे,
इसमें एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट आएगी हमारी, कैश कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फिर परचेज फिक्स एसेट, अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे। पेमेंट टू पेएबल्स, अगर हम कोई जो हमारे ऐसे डेट लोग हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, अगर उनको हम पे करेंगे पेमेंट्स, तो वो हमारी उसमें कैश यूज़ होगा। एक्रूड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने किए हुए हैं वो पे करना। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, जो उधार है उनको पे करना। डिविडेंड्स को पे करना या ट्रेजरी स्टॉक को पे करना, को ख़रीदना, ठीक है, जो कि आपके यूज़ के लिए होता है। अब आ गया जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पहले वाला। यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले ऑपरेशन, कैश फ्लो के 3 पार्ट जैसे मैंने पहले बताया, ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंसिंग से। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं और करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को डील करती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ भी आएंगी। इसको कैलकुलेशन कर क्या तरीक़ेकार है कि आपने इसका कैलकुलेशन इस तरह से करनी है कि आपने नेट इनकम सबसे पहले लगानी है, उसमें आपने ऐड करने हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर उसमें से ऐड क्या करना है, डिक्रीज़ इन करंट एसेट। करंट एसेट की जो डिक्रीज़ होगी उसको ऐड करना है। ये क्यों? क्योंकि इसकी डिक्रीज़ का क्या मतलब होता है कि इसकी जो आपने डेप्रिसिएशन है वो भी आपने ऐड करनी है। अगर हम एक साल में किसी चीज़ की प्राइस को हम कम कर लेते हैं कि ये एक साल बाद अगर ये 10,000 की है तो ये 8,000 की रह जाएगी, वो जो आपने कम किया है वो तो आपको एक्सपोज वैल्यू होती है ना, उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में से इंक्रीज़ इन करंट एसेट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को आपने इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। इसका क्या तरीक़ेकार है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को याद रखने का? इसमें याद रखें कि जो करंट एसेट है अगर वो डिक्रीज़ होगा तो वो उसमें ऐड होगा, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो उसमें माइनस होगी। ये आप थोड़ा सा एक फार्मूला याद रख लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगर जो एसेट्स हैं हमारे, ठीक है, अगर वो कम होंगे तो वो जमा हो जाएंगे, और अगर लायबिलिटीज़ कम होंगी तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगी, ठीक है। ये एक छोटा सा इसको आपको याद रखने के लिए सारा मैंने एक फार्मूला टाइप बता दिया है। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ टू, इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, अमोर्टाइजेशन हो गई, ये आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यूज़ होती है। फिर उसके बाद में राइटिंग ऑफ एसेट्स, कि अगर आप किसी एसेट्स को की वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, अगर आपने बैड डेट्स की प्रोविजन बना ली है कि ये कब हमें मिलेंगे या इसका क्या तरीक़ेकार होगा वो। फिर उसके बाद में प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस और इफ़ेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे जो भी इफ़ेक्ट होगा ये चीज़ें भी इसमें ऐड या इसमें माइनस होंगी। अब इसकी ये थर्ड पार्ट है इम्पैक्ट ऑन करंट एसेट्स चेंजेस। सबसे पहले आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस के चेक करने हैं, फिर उसके बाद में चेंज इन करंट एसेट इसको करना है। इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल आएंगी, इन्वेंट्रीज आएंगी और प्री पेमेंट्स आएंगी, ठीक है। वाई नॉट कंसिडर कैश, कैश क्यों नहीं हम इसमें कंसिडर करेंगे? क्योंकि कैश जो है हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़ चेंज आएगा। चेंज इन करंट लायबिलिटीज़ में क्या कौन सी चीज़ें आएंगी? अकाउंट पेएबल आएगा, नोट्स पेएबल एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आ जाएगी। अब हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के 4 पार्ट देखना है। इसमें एक एग्जांपल है, इसमें नेट इनकम आपको ₹100,000 बताई गई है, डेप्रिसिएशन इसमें 20,000 है, इंक्रीज़ इन एक्रूड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स ये हमारे पास 18,000 के हैं, डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल एंड डिक्रीज़ इन एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसकी नेट इनकम को देखना है जो लगाना है, उसके बाद में इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का आपने बनाना है एक, उसमें क्या लिखना है कि इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल जब होंगे तो वो हमारी चीज़ माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले से निकाल चुके होते हैं। उसके बाद में डिक्रीज इन्वेंट्री आएगी तो वो उसमें प्लस हो जाएगी। इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल हो गए, वो भी हमारा इंक्रीज इसमें प्लस होगा। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने अकाउंट पेएबल
जब हमारे पास इंक्रीज ज़्यादा पे करने वाला होगा तो वो हमारे उस चीज़ को बढ़ा देगा, हमने पे ज़्यादा करना है। फिर अब डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस जब इसमें आएगा तो वो भी इसमें से माइनस होगा। इन सब कैलकुलेशंस के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 10,000 आएगी, और टोटल आपका नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, वो 1,10,000 होगा। ये आपने इनफ्लो की कैलकुलेशन की है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इनफ्लो की आएगी। अगर ये इससे कम होगा तो यहाँ पे आउटफ्लो होगा, ठीक है। अगर ये 1 लाख से जो प्राइस कम हो जाएंगे तो वो हमारे पास आउटफ्लो आ जाएगा। अब ये इनफ्लो है क्योंकि इसमें ये चीज़ें हमारे पास ज़्यादा, इसमें 10,000 की रकम हमारे पास ज़्यादा प्लस हो जाएगी हमारे उसमें जो क्या से कहते हैं आपकी नेट इनकम में। अब अगला पोर्शन जो है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमने परचेजिंग फिक्स्ड एसेट आएगा, एक्वायरिंग ए नॉन करंट एसेट हम करेंगे, या सेलिंग और नॉन करंट फिक्स्ड एंड नॉन करंट एसेट। जहाँ पे इससे फिक्स्ड एसेट जो डील किए जाएंगे वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डील किए जाएंगे, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ एंड जो एसेट्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डील किए जाएंगे। अब यहाँ पे चेंज इन फिक्स एसेट, ये आपने देखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। चेंज इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर इसमें चेंज आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी वो आपकी कुछ सालों की होगी इकट्ठी, ठीक है। उस पर एग्जांपल अपने कैसे दे सकते हैं कि अगर आपने 2018 में आपका नेट एसेट 600 का था, 19 में वो 18 में 500 का था, 19 में वो 600 का हो गया। फिर उसके बाद में 2018 में आपकी डेप्रिसिएशन आपने 100 रुपीज़ ली, और उसके बाद में उस पर प्लस 140 बन गया। 140 आपने डेप्रिसिएशन जो इसकी ली 2019 में, तो आपकी क्या वैल्यू आई, कैश आउटफ्लो आपके पास क्या आया। इसमें 600 में से आपने माइनस करना है 500, जो कि आपकी इसकी वैल्यू है जो कि डेप्रिसिएशन के बाद रह गई है। उसमें प्लस करना है 40 रुपीज़ एंड इज़ इक्वल टू 140। आपके पास ये वैल्यू इसकी कैश आउटफ्लो होगा जो कि निकलेगा उसकी डेप्रिसिएशन की कीमत में से। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसकी एग्जांपल देखेंगे। परचेज ऑफ लैंड जो कि फिक्स एसेट है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ व्हीकल्स, इंक्रीज इन अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, बॉन्ड्स जो हमने किए हैं ऑफ द कंपनी। उसके बाद में सेल ऑफ बॉन्ड टू अदर कंपनीज, ये आपके सारे देखें। इनको सबसे पहले हमने कैसे लिखना है कि सबसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपने लिखना है परचेज ऑफ लैंड, ये इसमें से माइनस होगा क्योंकि हमारे पास से कैश जो है वो निकला है। परचेज जब आपने कोई चीज़ की तो आपके पास से कैश आउटफ्लो हुआ, इसलिए वो चीज़ माइनस होगी। उसके बाद में परचेज ऑफ बिल्डिंग भी आप इसमें माइनस होगी, ये ब्रैकेट का साइन माइनस को शो करता है। सेल ऑफ इक्विपमेंट, जब आपने कोई चीज़ सेल की तो आपके पास कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है, वो 3000 आपकी इसमें ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ व्हीकल्स वो भी ऐड हो जाएगी। इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑल एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो 4000 उसमें से निकल जाएगा। बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ये भी निकलेगा क्योंकि हमने इसमें से कैश आउटफ्लो किया है। सेल ऑफ बॉन्ड टू अदर कंपनीज, ये इसमें प्लस होगा। इन सब की वैल्यूएशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8000। जब माइनस में वैल्यू आएगी इसका मतलब कैश हमारे पास से गया है, तो ये कैश आउटफ्लो होगा। अब इसके बाद में आ जाएगा जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिनंसिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम देखेंगे, वो इक्विटी है, मतलब उसके बाद में डेट है। इक्विटी शेयर्स वगैरह के लिहाज से आती है, और डेट जो है हमारा उधार वगैरह। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, इसमें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड जो हम इक्विटी पे लेंगे, इंटरेस्ट हम डेट पे लेंगे। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इक्विटी। अब इश्यूअर्स ऑफ कॉमन शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफर्ड शेयर, एडिशनल कैपिटल, ट्रेजरी स्ट्रोक, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग या नेट इनकम ये उसका पार्ट नहीं होती फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, बिकॉज ये जो पहले ही इनको ट्रीट कर लिया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपकी उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होती। यहाँ पे इसकी रीज़न भी बताई गई है। यहाँ पे रिजर्व्स है उसके बाद में। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ डेट के लिहाज से क्या होंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बॉन्ड्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लीज पेमेंट्स, ये इसका हिस्सा होंगी। आपने ध्यान से इनको पॉइंट्स को लिखना है क्योंकि याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, इसकी एग्जांपल है कि
लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी 40,000 की है। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स 30,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इशू ऑफ बॉन्ड, रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इश्यूज ऑफ कॉमन शेयर, परचेज ऑफ ट्रेड स्टॉक, डिविडेंड पे और प्रॉफिट अर्न, ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे जो हमारी वो प्लस होगी, जो कि हमने बड़े अरसे के लिए ली हुई है। इनफ्लो है कैश का, और उसकी पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जब ये पेमेंट करेंगे 30,000 की तो कैश आउटफ्लो होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इस तरह से 15,000 इशू बॉन्ड करेंगे तो पैसा आएगा, तो वो प्लस होगा। उसके बाद में रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड रिटायर हो जाएगा तो पैसे हमें पे करने पड़ेंगे, तो कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। इशू ऑफ कॉमन शेयर्स जो कि 20,000 के हैं, परचेज़ करेंगे जब कोई भी हम ट्रेड स्टॉक, तो वो हमारा कैश आउटफ्लो होगा। और डिविडेंड पेड वो भी हमारा जो इसमें से निकलेगा। ये सब करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये आपका इनफ्लो ही होगा। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि माइनस में अगर वैल्यू हुई तब वो आउटफ्लो हो जाएगा। अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसकी एग्जांपल कैसे डायरेक्ट मेथड को देखेंगे, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डील करते हुए हम देखेंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये डायरेक्ट मेथड के ज़रिए कैलकुलेट होगा। कैश पेड टू कस्टमर्स, सप्लायर्स, कैश पेड टू एम्प्लॉयर्स, कैश पेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड इनकम टैक्स पेड। अब कैश फ्रॉम कस्टमर्स, इसको कैसे हम देखेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हम करेंगे तो इसमें से जो नेट सेल में इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी ओपनिंग अकाउंट बैलेंस इसे प्लस करेंगे, और इसमें से आपने एंडिंग बैलेंस जो है वो माइनस करना है। जो भी वैल्यू आएगी वो इसका बैलेंस होगा। कैश, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो भी कैश कस्टमर से आएगा उसमें वो नेट सेल में प्लस होगा, उसमें ओपनिंग अकाउंट भी उसका प्लस होगा, और एंडिंग अकाउंट जो वो माइनस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे एमसीक्यूज़ के लिहाज से। जब ये सप्लायर की बात आएगी तो यहाँ भी आपने ये चीज़ भी बहुत ज़हननशी रखनी है कि एक तो हमने कस्टमर को बताया, अब हम सप्लायर की बात करेंगे। पेमेंट टू सप्लायर में इसमें परचेजेस हमने प्लस करनी है, इसमें प्लस करना है एंडिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी इसमें अकाउंट पेएबल ऐड करना है, और एंडिंग अकाउंट पेएबल इसमें से माइनस करने हैं। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड के ज़रिए करेंगे। अब कैश टू एम्प्लॉयज़ जब हम करेंगे, ये जो एंड वाले पॉइंट्स हैं इनको आपने लाजमी याद रखना है। जब एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे तो बिगनिंग सैलरीज पेएबल जो होंगी उसको प्लस करेंगे, एंडिंग सैलरीज़ को उसमें से माइनस करेंगे, और सैलरीज एक्सपेंस जो है उसको भी हम लोग प्लस करेंगे, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा। अब कैश टू प्री पेमेंट ये देखेंगे। इसमें जब कैश पेमेंट टू फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स, इसमें एंडिंग प्रीपेड रेंट उसमें प्लस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस वो भी प्लस करेंगे, और उसके प्लस करेंगे एक्सपायर्ड रेंट, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी प्लस हो जाएंगी, जो कि हमने पहले निकाली हुई हैं वो इसमें प्लस होंगी। और इसमें से बिगनिंग जो है वो प्रीपेड रेंट अगर हमने पहले पे कर दिया वो हमें निकाल देंगे, तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव जो है वो ओपनिंग इंटरेस्ट या डिविडेंड पे रिसीवेबल प्लस करेंगे, उसमें से एंडिंग इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीवेबल माइनस कर देंगे, और जो इंटरेस्ट या डिविडेंड हमारे पास इनकम आएगी वो प्लस कर देंगे। कैश फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स इज इक्वल टू बिगनिंग इंटरेस्ट पेएबल माइनस एंडिंग इंटरेस्ट पेएबल और प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। आपने इनको एक पेज पे ज़रूर लिख के इन ये छः सात जो है आपके अकाउंट, इनको लाजमी पे याद रखना है। कैश फॉर आईटी पेमेंट, इनकम टैक्स पेमेंट्स में आएगी बिगनिंग इनकम टैक्स पेएबल, ये प्लस होगा, और एंडिंग जो है वो माइनस होगा, और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस प्लस होंगे। ऑलमोस्ट ये मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, बस वो आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।